जी जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो तुर्कोलिया श्री राजा राम उच्च विद्यालय से मैंने अपना 10th तक की पढ़ाई मैंने वहीं से। अच्छा, प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट किए थे तो आपको ऐसा लगा था कि फ्यूचर में हम एसडीएम के पद पे चयनित हो पाएंगे कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आप एक महिला हैं और आज सफल हैं। सफल भी ऐसा है कि पूरे चंपारण में चर्चा है, पूरे बिहार में चर्चा है। तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? बहुत ज्यादा अधिक पढ़ना पड़ता है, ऐसा यानी कुछ 24 घंटा में कितना देर पढ़ना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से तो मैंने 6 से 7 घंटे ही मेरा निकल भी पाता था और इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। कोई भी 18-20 घंटे आपने सुना होगा, लोग कहते हैं बहुत लोगों का कहना है 18 घंटा पढ़ना, बट वो पता नहीं कौन से लोग होते हैं वो। जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। हमारे बगल में चंपारण और बिहार की कहें या तुर्कोलिया की कहें, वह बेटी है, नाम है इनका नगमा, जिन्होंने 67वीं बीपीएससी में 52वीं रैंक ला करके और एसडीएम के पद पर चयनित हुई हैं। और इस सफलता से इनका मायका घराना हो या ससुराल घराना हो या दोनों क्षेत्र हो, दोनों को गौरव होने का मौका मिल रहा है और दोनों परिवार में खुशी का माहौल है। सुबह से ही बधाई देने वालों की तांता लगी हुई है। हम भी आए हैं इन लोगों से बात करने के लिए। मेरे बगल में जो नगमा है या इनके हस्बैंड हैं और नगमा के पापा जी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नगमा से। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में और बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। हम सबसे पहले आपसे एक सवाल रहेगा कि वैसे यूथ जो आप लोग की जैसे थीम रखते हैं, उन लोगों का सोच रहता है कि नहीं हम भी किसी ऊंचे प्रशासनिक पदों पर चयनित हों और बीच में है उनका रास्ता जो कहीं ना कहीं भटक जाता है, उन लोगों के लिए आपके पास क्या 2 शब्द होगा? देखिए, असफलता तो रास्ते में आएगा ही जब इतने बड़े एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जो वाई है ना, कि वजह क्या थी इस सर्विस में आने की, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी वजह बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा ना तो वो आपको खुद ही मोटिवेट करेगा और आपको इतनी एनर्जी देगा कि उस असफलता से आप बाउंस बैक करिए और वापस से अपने काम में लग जाइए। तो मुझे लगता है कि जो भी इस सर्विस में एस्पायर कर रहा है आने को, जो भी लड़का या लड़की कोई भी युवा है, तो वो सबसे पहले अपनी वजह ढूंढे कि वो क्यों यहाँ पे आना चाह रहा है। जैसे कुछ लोगों का होता है कि उनको जॉब का चार्म जो है वो चाहिए होता है, डाइवर्सिटी काम का चाहिए। कुछ लोग उसका ग्लैमर देख के अट्रैक्ट होते हैं कि प्रेस्टीज है, ये सब है। तो अगर आप छोटी मोटी वजह, ग्लैमर की वजह से, पैसे की वजह से आएंगे तो ये जॉब, ये जो एग्जाम का जो कठिन परिश्रम है ना, इसमें आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी वजह बहुत स्ट्रांग है, अगर सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए लोगों के लिए काम करने, तो इस तरह की वजह लेके आएंगे तो हमेशा जब भी आप डिमोटिवेटेड फील होंगे तो आप अपने आप से पूछेंगे कि हम यहाँ आए ही क्यों थे। तो वो वजह आपको इंस्पायर करेगा काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए। मेहनत करने के लिए इंस्पायर करेगा, कहना है एसडीएम नगमा जी का। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन के बारे में आप जी जी जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो तुर्कोलिया श्री राजा राम उच्च विद्यालय से मैंने अपना 10th तक की पढ़ाई मैंने वहीं से की है। फिर मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने बीटेक किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस, वो मैंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया। फिर मैंने अपना मास्टर्स जो किया, मैंने मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, वो मैंने किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। उसके बाद ये जो है बीपीएससी का सफर मेरा शुरू हुआ था। अच्छा, कैसा, कब आपको लगा कि नहीं हमको सिविल सर्विस की तरफ अट्रैक्शन आपका कब हुआ, इसके बारे में? जी, मास्टर्स में पहले तो मेरा ये गोल था, मास्टर्स करने के पीछे जो मेरा रीजन था वो ये था कि मुझे प्रोफेसर बनना था। मुझे टीचिंग के लाइन में जाना था, तो क्योंकि मुझे टीचिंग का बहुत शौक है। तो शुरू में यही सोच के मैंने मास्टर्स किया कि एक प्रोफिशिएंसी डेवलप हो जाएगा, फिर टीचिंग में जाने में हेल्पफुल होगा डिग्री मेरा। बट जब एमटेक के फाइनल ईयर तक हम पहुंचे तो एक होता है कि टीचिंग तो ठीक है, टीचिंग में भी कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, बट फिर आपको फील होता है कि क्या कुछ इससे बड़ा किया जा सकता है, इससे बड़े लेवल पे कोई बदलाव आप ला सकते हैं। तो जब भी कुछ सामाजिक बदलाव की बात होती है तो सिविल सर्विसेज का जो परीक्षा है ना, वो सबसे टॉप पे रहता है आपके प्रायोरिटी में, कि ये परीक्षा आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे देता है लोगों के लिए काम करने का। तो यही मोटिवेशन था। जब मुझे एक्सपोजर मिला, इसके बारे में ज्यादा पता चला, तो मुझे लगा कि इसमें एक बार तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो वहीं से शुरुआत हुई। अच्छा, शादी को आपके 9 वर्ष हो गए हैं जैसा कि आपके हस्बैंड बताए हैं, और 9 वर्ष होने के बाद में 2 बच्चे भी हैं, तो एक कुशल गृहिणी होने के नाते और उसके बाद में परिवार को भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है, और हस्बैंड भी हैं, मायका है, ससुराल है, और सबके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे आप स्थापित किए? जी बिल्कुल, संतुलन ही जिंदगी का नाम है। तो कोऑर्डिनेशन तो आपको डेवलप करना पड़ेगा, बैलेंस आप क्रिएट करते हैं।
नेचुरली तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा कि सब चीज़ें आपकी टाइम पे होंगी और सब कुछ बिल्कुल सामंजस्य से बैठा रहेगा। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, रोज़ ट्राई करना होता है आपको। तो मेरा ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, टाइम लिमिटेड है आपके पास, एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है और कई बार इमोशनल बैगेज हो जाता है कि आप ऑलरेडी इतना वो हो जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी में, फिर फैमिली को टाइम देना है आपको, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इसमें जो सपोर्टिव इकोसिस्टम एक जो घर वालों ने दिया, वो बहुत बड़ा रीज़न था कि हम कंटिन्यू कर पाए इसको। अच्छा, प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट किए थे तो आपको ऐसा लगा था कि फ्यूचर में हम एसडीएम के पद पे चयनित हो पाएंगे? देखिए, जो भी एस्पायर करता है इस सर्विस के लिए, उस सब के मन में ये बात होती है कि कभी आप इस एग्ज़ाम में इतने अच्छे अंक ले आएँ कि आपको एसडीएम का पोस्ट मिल जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था, डेफिनेटली सोचा था, बट ये नहीं लगा था कि पूरा हो पाएगा। वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है कि आपने अचीव कर लिया है। अच्छा, एक कहावत है कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आप एक महिला हैं और आज सफल हैं। सफल भी ऐसा है कि पूरे चंपारण में चर्चा है, पूरे बिहार में चर्चा है। तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? इनका हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है इनका, उनका भी हाथ है। तो जैसे आपने अभी कहा कि हर सफल आदमी के पीछे, पुरुष के पीछे औरत का हाथ होता है, तो एक सफल औरत के पीछे भी आदमी का हाथ होता है। हाँ। और ये दो जो सबसे इम्पोर्टेंट मैन मेरी लाइफ में है, एक मेरे फादर है, मेरे हस्बैंड है, इन लोगों का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक होता है कि एक फाइनेंशियल बैकअप देना आपको, जब आप मास्टर्स जैसी डिग्री लेके और आप कहते, मतलब अगर ब्लंट लैंग्वेज में बोले तो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए थे घर पे आप, बिल्कुल, तो वो एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है आपके ऊपर कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। तो घर वालों ने एक बहुत ही सपोर्टिव इकोसिस्टम दिया कि ठीक है, तुमको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि आप फाइनेंशियली हम लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, आप जब तक कंटिन्यू करना चाह रहे हो आप करो इसको। तो दोनों लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, मेरी मम्मी का, क्योंकि जो बच्चे होने के बाद भी आप अगर इसमें कंटिन्यू कर रहे हो इस एग्ज़ाम को, तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत इमोशनली एग्जॉस्टिव हो जाता है। तो अम्मी का ये था मेरे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर कर लेती थी कि तुम अपना टाइम निकालो, तुम अपनी पढ़ाई करो, हम हैं तुम्हारे साथ करने के लिए ये सब। तो ये लोग नहीं होते तो ये हो ही नहीं पाता पॉसिबल। अच्छा, आपका स्टडी रूम यही है? जी। यहीं पर रहना होता है? मोस्टली तो मेरी पढ़ाई जो है वो लाइब्रेरी में होती थी, बिकॉज घर पे थोड़ा सा माहौल वैसा रहता है कि बच्चे हैं और कभी कभी कोई बाहर से लोग आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा ये रहता था कि ज़्यादातर जो मेरी पढ़ाई होती थी वो लाइब्रेरी में जाके होती थी। अच्छा नगमा जी, ऐसा कॉमन एक फीलिंग्स है कि सिविल सर्विसेज में जाने के लिए बहुत अधिक पढ़ना पड़ता है। देखिए, पढ़ना तो पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, आपने सुना भी होगा कि कहते हैं सिविल सर्विस परीक्षा के बारे में कि एवरीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस। तो पढ़ाई काफ़ी डाइवर्स नॉलेज चाहिए इसके लिए आपको, क्योंकि जॉब का नेचर भी ऐसा है कि वो आपको दुनिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्या आपके आसपास चल रहा है। तो पढ़ना तो पड़ता है, बट ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अधिक पढ़ना पड़ता है। ऐसा 24 घंटा में कितना देर पढ़ना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से तो मैंने 6 से 7 घंटे ही मेरा निकल भी पाता था और इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। कोई भी 18-20 घंटे, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, बहुत लोगों का कहना है 18 घंटा पढ़ना, बट वो पता नहीं कौन से लोग होते हैं, वो मेरे से तो नहीं हो पाता और वो शायद पॉसिबल भी नहीं है। आप अगर 2-3 दिन आप कर सकते हैं, बट उसके बाद आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और छोड़ देंगे। बगल में इशराक साहब हैं, नगमा जी के हस्बैंड है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फील जी, बहुत अच्छा। अभी आपके कहाँ पे है, किस जगह पोस्टेड है, किस डिपार्टमेंट? सुगौली नगर पंचायत में। अच्छा, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि बेटियों को तवज्जो नहीं देते हैं पढ़ाने के लिए, अधिकतर लोग बेटों को ही तवज्जो देते हैं। तो उन अभिभावकों के लिए आपके पास क्या दोष मुझे लगता है पापा ज्यादा बेटर बोल पाएंगे, है ना? मेरे घर में तो ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन हम तो यही कहेंगे लोग से कि जो भी अगर पढ़ने की इच्छा रखते हैं उसको आगे बढ़ाइए और उसको पढ़ाइए। और जैसे नगमा आज एसडीएम बनी हुई है, वैसे साहब सब बच्चे बन सकते हैं, कोशिश करेंगे तो। माँ बाप का काम है हौसला बढ़ाना और बच्चों का काम है मेहनत करना। मेरे बगल में है चाचा ही कहेंगे आपको। सबसे पहले बधाई है आपको, बहुत बहुत शुभकामना है। आपको भी मुबारक हो। कैसा फील हो रहा है? हम कहावत है कि एक पिता को सबसे अधिक खुशी होती है जब उनके जो बच्चे होते हैं वो सफल हो जाते हैं, तो उससे बड़ी सफलता एक पिता के लिए कुछ नहीं हो सकती। उससे तो दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। जो बच्चों को सफलता मिले तो उससे बड़ी खुशी कोई और होगा। लेकिन नगमा जी का कहना है कि हम अगर सफल हुए हैं तो उसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन इन दो शख्स बैठे हुए हैं। बिल्कुल कहना सही है। हाँ। इसमें पूरे परिवार का सहयोग है, लेकिन ऐसा है बच्चों को हौसला देना माँ बाप का ही काम होता है। अच्छा, बचपन में जब नगमा जी थी, छोटी थी, जब पढ़ाई में कैसी थी या कैसे पढ़ते थे?
बहुत अच्छी पढ़ने में थी, बहुत लगन के साथ पढ़ती थी। वो अपना काम जो है स्कूल से आई और खाना खाने से पहले बिना खाए हुए बैठ करके होमवर्क पूरा करके तब खाना खाती थी। हाँ, बचपन में ही उसको बहुत शौक था, हर चीज का शौक था, लगन बहुत ज्यादा थी। और आज तक उसका रिकॉर्ड रहा है कि किसी चीज में, किसी क्लास में एक नंबर 1 पर रही है, 2 पर नहीं आई कभी। हमेशा पूरे पढ़ाई में इसका मास्टर डिग्री तक हमेशा आगे रही है। और कोई चीज का हौसला देख करके माँ बाप जो है उसके पीछे पड़ता है। तो बच्चे जो हैं जब उस लायक के होंगे तो माँ बाप जरूर उसको गाइड करेंगे। और माँ बाप का गाइड करना सबसे अच्छी चीज है। अगर गाइड माँ बाप का किया हुआ ही बच्चा आगे जाएगा। माँ बाप अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो नहीं होगा। अच्छा, वैसे माता पिता जो कि अधिक तवज्जो देते हैं अपने बेटों को पढ़ाने के लिए, लड़कों को पढ़ाने के लिए, और लड़कियों को उतना अधिक वह तवज्जो नहीं दे पाते हैं, प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करें? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि औलाद दोनों है। दोनों औलाद मेरा ही है। तो दोनों को एक समान देखना चाहिए। आज के दौर में जो है बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए जो है माँ बाप को ये सोचना बहुत गलत है, और ये चीज नहीं सोचना चाहिए कि बेटी है और बेटा है, ये नहीं। अच्छा, दोनों को बराबर करे। अच्छा, अभी आप किस पद पे हैं, कहाँ कार्यरत हैं? अभी हम रेलवे में हैं और मोतिहारी में ही हैं। पहले सेना में थे, सुने? हाँ, सेना से हम रिटायर्ड हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सैयद निजामुद्दीन नाम हुआ। अच्छा। हम सेना में 17 साल नौकरी करके वायरलेस ऑपरेटर का आए हुए हैं और रिटायर्ड हैं। अभी फिलहाल जो है हम इसी विभाग में रेलवे में कार्यरत है। तो आप देखे हैं किस प्रकार से नगमा जी का कहना है कि सबसे पहले जो होता है, जो इच्छुक जो कैंडिडेट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्शन होना चाहते हैं, उनका कंसंट्रेशन होना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हस्बैंड का कहना है इनके कि बहुत खुशी है हमको और बहुत ही हम ग्लैड महसूस कर रहे हैं। इनके पापा जी हैं, इनका कहना है कि नहीं, बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। एक बार अंतिम सवाल आपसे, आप तुर्कोलिया वासियों के सहित में चंपारण वासियों के लिए जो मन टीनेजर है और जो एक्सेप्ट करते हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उनके लिए आप क्या कहिएगा दोस्तों? यही कि बस आप मेहनत करते रहिए, लगन होना चाहिए आपके अंदर, उसमें लगे रहिए आप, और अपना एक दृढ़ निश्चय बना के रखिए, उस पर कठोर परिश्रम करिए और गिव अप नहीं करिए कभी। ईमानदार ऑफिसर बनना है या बेईमान? बेईमानी ऐसा डिजायरेबल तो है नहीं, क्योंकि कोई बोलेगी ये बहुत अच्छी चीज है और आप ऐसा बन जाओ। डिजायरेबल क्या है कि आप ऑनेस्ट बनिए, तो डेफिनेटली ऑनेस्ट ऑफिसर ही बनना चाहेंगे। तो आप देख रहे थे मेरे बगल में नगमा तबस्सुम जी थी और इनका 67वीं बीपीएससी में 52वीं रैंक आया है और इनको एसडीएम के पद पर चयनित होने का मौका मिला है। और इस तरह से चंपारण सहित मोतिहारी हो भी लोगों को गौरवान्वित होने का मौका मिल रहा है और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बाकी आप तमाम लोग से हम चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इच्छुक रहते हैं और प्रिपरेशन करते हैं बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इन डिबेट के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। मिलते हैं अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार।